गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 131 है। यूपीपीएससी पीसीएस की नई टेस्ट सीरीज चल रही है और मॉडर्न हिस्ट्री इसमें हम कवर कर रहे हैं और टॉपिक का नाम है संवैधानिक विकास। हमारा चल रहा था तो संवैधानिक विकास का पार्ट 3 है ये। ठीक है, इससे पहले के जो टेस्ट हैं आप इससे पहले के जो टॉपिक हैं इससे पहले के टेस्ट में आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज की बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 131 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1935 के अधिनियम से कुछ सवाल हमने देखे और अब जो नेक्स्ट है वो है नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन रिपोर्ट देखी, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम। चलिए अब इसमें चर्चा होगी नेहरू रिपोर्ट पर, 1940 के अगस्त प्रस्ताव पर, 1942 के क्रिप्स मिशन पर और कुछ सवाल 1935 के अधिनियम से भी होंगे। माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, इन सभी पर चर्चा होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, नेहरू रिपोर्ट में कहा गया कि भारत को पूर्ण स्वराज्य मिले, केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली हो तथा कार्यकारिणी पूर्ण रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी हो। भारत में एक संघीय प्रणाली स्थापित की जाए और अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हो, लेकिन प्रांतों को जो है स्वायत्तता हो। प्रिवी काउंसिल को समाप्त करके भारत के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए। कौन सा करेक्ट है इसमें? देखिए, नेहरू रिपोर्ट जो है वो डोमिनियन स्टेटस की बात कर रही थी, पूर्ण स्वराज्य की नहीं। भारत को डोमिनियन स्टेटस यानी औपनिवेशिक स्वराज्य देने की बात कर रही थी। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया यहीं, और दूसरा वाला करेक्ट है और तीसरा करेक्ट है। तो जहाँ जहाँ एक है उसको एलिमिनेट कर दीजिए और एक से ही हो जाएगा ये एलिमिनेट। इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3, सी। तो कथन एक गलत है क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य मिले, यानी डोमिनियन स्टेटस का दर्जा, और जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध किया। केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली कायम हो, कार्यकारिणी पूर्ण रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहे, जबकि सभी विदेशी मामले और सुरक्षा ब्रिटिश नियंत्रण में हो। इसके अतिरिक्त अन्य प्रावधान जो थे इसमें वो कौन कौन से थे? लोगों को भाषण, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समाचार पत्र निकालने, सभा करने, संगठन बनाने की स्वतंत्रता हो, धर्मगत या जातिगत भेदभाव समाप्त हो, साथ ही वयस्क मताधिकार की व्यवस्था हो। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं यूपीपीसीएस के। देखिए, नेहरू रिपोर्ट में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त करके संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को लागू करने की सिफारिश के साथ ही अल्पसंख्यक वर्गों को उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण प्रदान करने का सुझाव दिया गया। और क्या किया गया? पंजाब और बंगाल को छोड़कर अन्य प्रांतों में मुसलमानों को तथा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में हिंदुओं के लिए स्थान आरक्षित करने की व्यवस्था की जाए। रियासतों के विशेषाधिकार सुरक्षित रहेंगे, किंतु उन्हें उत्तरदायी शासन की स्थापना करनी होगी, और भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन किया जाए, यह भी प्रावधान था नेहरू रिपोर्ट में। अब ये सवाल क्वेश्चन नंबर 2 1935 के अधिनियम से 1935 के भारत सरकार अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है, बताने कि इनमें से कौन सा सही है। देखिए, इसके तहत भारत परिषद यानी इंडियन काउंसिल समाप्त कर दी गई तथा भारत सचिव की सहायता के लिए कुछ सदस्यों की एक परामर्शदात्री समिति की नियुक्ति की गई। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दी गई और वायसराय को मंत्री परिषद नियुक्त करने, भंग करने तथा अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया 1935 के अधिनियम के तहत। इंडियन काउंसिल समाप्त कर दी गई। बिल्कुल करेक्ट है ये पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों के तीनों स्टेटमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। देखिए, तीनों के तीनों करेक्ट हैं। 1935 के भारत शासन या सरकार अधिनियम के तहत भारत परिषद यानी इंडियन काउंसिल समाप्त कर दी गई और भारत सचिव की सहायता के लिए 3 से 6 सदस्यों की एक परामर्शदात्री समिति नियुक्त की गई और इंडिया ऑफिस का खर्चा जो है अंग्रेजी राजकोष से देने का निर्णय लिया गया।
और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, अर्थात कुछ केंद्रीय विभागीय कार्यकारी परिषदें द्वारा प्रशासित, जिसमें अधिकतम 3 सदस्य थे, जबकि हस्तांतरित विभाग मंत्रियों द्वारा प्रशासित किया जाना था, जिसमें अधिकतम 10 सदस्य थे। जैसे अगर इसको देखें तो आरक्षित विभाग और हस्तांतरित विभाग अलग अलग हो गए। आरक्षित विभाग में रक्षा, विदेशी मामले, धार्मिक मामले और जनजातीय मामले, बाकी शेष सभी मामले हस्तांतरित विभाग में। वायसराय की नियुक्ति की गई और इंग्लैंड का सम्राट प्रधानमंत्री की सलाह से करता था वायसराय की नियुक्ति, ठीक है। और वायसराय के पास विशेष आरक्षित तथा विस्तृत कार्यकारी शक्तियां थी और इसे यानी वायसराय को मंत्रिपरिषद नियुक्त करने, उसको भंग करने और अध्यादेश जारी करने का अधिकार था। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट भी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 भी 1935 के अधिनियम से संबंधित है। 1935 के अधिनियम द्वारा निर्धारित द्विसदनीय विधानमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? देखिए, राज्य परिषद एक स्थायी निकाय होगा, जबकि संघीय विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। और ये चीज़ आज भी चल रही है। राज्य में विधान परिषद एक स्थायी सदन ही होता है, ठीक है। और विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। चांद केंद्र में देख लो आप, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का और राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ठीक है, जिसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का और उसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं। अब दूसरा स्टेटमेंट यह कहता है राज्य परिषद का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा, जबकि संघीय विधान सभा का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा किया जाएगा। संप्रदाय तथा वर्ग आधारित मतदाता पद्धति का विस्तार किया जाएगा और संघ की विभिन्न इकाइयों के आपसी झगड़ों को निपटाने के लिए तथा संविधान की व्याख्या करने के लिए एक संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था की जाएगी, जो कि करेक्ट है। और यहाँ सी भी करेक्ट है, यहाँ ए भी करेक्ट है, लेकिन गलत है यहाँ पर बी। राज्य परिषद का चुनाव होना था प्रत्यक्ष और संघीय विधानसभा का चुनाव होना था अप्रत्यक्ष, ठीक है। उस समय था ये, ठीक है, ये स्थिति अभी वर्तमान में है, लेकिन उस समय क्या है, इसकी उल्टी थी। देखिए, बी गलत है, क्योंकि 1935 के अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय विधानमंडल के संदर्भ में निश्चित हुआ कि राज्य परिषद का चुनाव जो है प्रत्यक्ष होगा, जबकि संघीय विधानसभा का चुनाव होगा अप्रत्यक्ष, ठीक है। वर्तमान में ये चीज़ इसके विपरीत है, चाहे राज्यों में देख लो या केंद्र में देख लो, ठीक है। देखिए, संघीय विधानसभा के 250 सदस्यों का चुनाव जो है प्रांतीय विधान परिषदों द्वारा सांप्रदायिक आधार पर किया जाना था। इसके अतिरिक्त जो अन्य प्रावधान थे इसमें वो कौन कौन से हैं? राज्य परिषद जो कि उच्च सदन है, आज भी उच्च सदन होती है राज्य में विधान परिषद, ठीक है, और स्थायी निकाय है, जिसके 1/3 सदस्य प्रत्येक तीसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करेंगे, जबकि संघीय विधानसभा जो कि निम्न सदन है उसका कार्यकाल 5 साल निर्धारित किया गया। आज क्या है, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं। तो व्यवस्था कुछ उसी की तरह है, बस कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। देखिए, संप्रदाय तथा वर्ग आधारित मतदाता पद्धति का विस्तार किया जाएगा। अब 9 वर्गों के लिए स्थान सुरक्षित होंगे। ये 9 वर्ग कौन कौन से? अनुसूचित वर्ग, मुसलमान, सिख, एंग्लो इंडियन, यूरोपीय, भारतीय, ईसाई, व्यापारी, उद्योगपति, श्रमिक वर्ग और स्त्रियां। देखिए, संघ की विभिन्न इकाइयों के आपसी झगड़ों को निपटाने के लिए तथा संविधान की व्याख्या करने के लिए संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया और यह अंतिम न्यायालय नहीं था। इसके फैसले के विरुद्ध प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने अनैच्छिक, अप्रजातांत्रिक और अराष्ट्रवादी अधिनियम कहा? किसको कहा? 1861 के अधिनियम को, 1909 के भारत परिषद अधिनियम को, 1919 के भारत सरकार अधिनियम या 1935 के भारत सरकार अधिनियम को? यही 1935 के भारत सरकार अधिनियम को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अनैच्छिक, अप्रजातांत्रिक और अराष्ट्रवादी अधिनियम कहा। देखिए, कांग्रेस ने 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कटु आलोचना की। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने इसे अनैच्छिक, अप्रजातांत्रिक और अराष्ट्रवादी संविधान की संज्ञा दी और कहा कि यह समस्त देश पर और सर्वसम्मत इच्छा के विरुद्ध लाद दिया जाएगा और इसके अतिरिक्त इसे अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा दे दी।
1935 के अधिनियम के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय ने भी कुछ कहा, फजलुल हक ने भी कहा, जिन्ना ने कहा। जिन्ना ने क्या कहा 1935 के अधिनियम को पूर्णतः सड़ा हुआ और मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत बताया। बंगाल के मुख्यमंत्री फजल उल हक ने कहा, ना तो ये हिंदू राज्य है और ना ही मुस्लिम राज्य है। मदन मोहन मालवीय ने क्या कहा, इसे बाह्य रूप से कुछ जनतंत्रवादी परंतु अंदर से पूर्णतः खोखला कहा। तो ये एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं स्टेट पीसीएस में, इनको याद रखिएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 बात कर रहा है अगस्त प्रस्ताव की। अगस्त प्रस्ताव 1940 के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। देखिए, अगस्त प्रस्ताव के अंतर्गत वायसराय की कार्यकारिणी के विस्तार तथा युद्ध परामर्शदात्री परिषद के गठन का प्रस्ताव रखा गया। इसमें कहा गया कि भारत के संविधान निर्माण का अधिकार भारतीयों को है और इसमें भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस प्रदान करने का भी संकल्प लिया गया। बिल्कुल, जैसे नेहरू रिपोर्ट डोमिनियन स्टेटस की बात कर रही थी, अगस्त प्रस्ताव भी डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहा था। अगर यहाँ होता पूर्ण स्वराज्य का दर्जा देने का प्रावधान था तो गलत हो जाता स्टेटमेंट, लेकिन यहाँ गलत नहीं है। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, डी है इसका आंसर। तो देखिए, जून 1940 में अंग्रेजी सेना की फ्रांस में करारी हार हुई और फ्रांस ने जर्मनी के आगे घुटने टेक दिया और लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीय राजनीतिज्ञों के समक्ष अगस्त 1940 में एक प्रस्ताव रखा, जिसमें कहा गया कि राजनीतिक दलों के बीच मतभेद होते हुए भी वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार और युद्ध परामर्शदात्री का गठन किया जाएगा, यानी वार एडवाइजरी काउंसिल। भारतीयों को संविधान बनाने का अधिकार तथा डोमिनियन स्टेटस यानी औपनिवेशिक राज्य देने का संकल्प लिया गया अगस्त प्रस्ताव में, और कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जबकि मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव या घोषणा के उस भाग का स्वागत किया जिसमें भारतीयों द्वारा भारतीय संविधान निर्माण की अनुमति दी गई थी। अब समय और आगे बढ़ेगा और बात होगी 1942 के क्रिप्स मिशन की। तो क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। देखिए, विकल्प ए है, युद्ध समाप्ति के बाद भारतीयों को संविधान सभा बनाने की अनुमति प्रदान की जाएगी और इस संविधान सभा में भारतीय रियासतों को भी सम्मिलित करने का प्रयास किया जाएगा। संविधान बनाने वाली सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाएगा। और चौथा है, ब्रिटिश प्रांतों को संविधान की स्वीकृति के संबंध में पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। पहला वाला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, डी करेक्ट है, ये वाला गलत है क्योंकि प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की बात थी इसमें। तो सी गलत है क्योंकि क्रिप्स मिशन में कहा गया कि संविधान बनाने वाली सभा का चुनाव विधानसभाओं के निम्न सदन द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार किया जाएगा, यानी अप्रत्यक्ष मतदान। बाकी सारे करेक्ट हैं। देखिए, युद्ध समाप्ति के बाद भारतीयों द्वारा भारतीयों के लिए संविधान निर्माण पर बल देते हुए संविधान सभा के निर्माण की अनुमति प्रदान की गई और यह भी कहा गया कि ब्रिटिश भारत के किसी भी प्रांत को या देशी रियासत को भारतीय संघ से अलग यानी डोमिनियन स्टेटस प्राप्त करने का अधिकार होगा। और महात्मा गांधी ने इसे उत्तर तिथिक चेक कहा, यानी पोस्ट डेटिक चेक कहा 1942 के क्रिप्स मिशन को। तो देखिए, 1928 की नेहरू रिपोर्ट डोमिनियन स्टेटस की बात कर रही है भारत के लिए, 1940 का अगस्त प्रस्ताव डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहा है और 1942 का क्रिप्स मिशन भी डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहा है, यानी औपनिवेशिक स्वराज्य की। और ये तीनों के तीनों हो गए फेल। अब एक सवाल है राजगोपालाचारी फॉर्मूले से संबंधित। राजगोपालाचारी फॉर्मूला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है, बताने के इनमें से कौन सा सही होगा। देखिए, इसमें मुस्लिम लीग से अपील की गई कि वह भारत की स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे तथा अंतरिम सरकार में कांग्रेस के साथ सहयोग करे। युद्ध के बाद मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जनमत संग्रह द्वारा यह निश्चित होगा कि वे भारत में रहना चाहते हैं या उससे अलग होना चाहते हैं। कौन सा सही है इसमें, क्या दोनों सही हैं या एक सही है दूसरा गलत है। ये दोनों के दोनों सही हैं सी राजगोपालाचारी फॉर्मूले के संदर्भ में। देखिए, सी राजगोपालाचारी ने कांग्रेस लीग के सहयोग की भावना से एक फार्मूला तैयार किया जिसे गांधी जी ने भी समर्थन दिया और इस फार्मूले की जो प्रमुख बातें हैं वो निम्नलिखित थी।
देखिए, मुस्लिम लीग भारत की स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे और अंतरिम सरकार में कांग्रेस के साथ सहयोग करे। युद्ध समाप्ति के पश्चात भारत के उत्तर पश्चिम व उत्तर पूर्वी प्रदेशों में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जनमत संग्रह द्वारा यह निश्चित करना था कि वे भारत में रहना चाहते हैं या फिर इससे अलग होना चाहते हैं। भारत के विभाजन की स्थिति में प्रतिरक्षा, व्यापार, संचार व्यवस्था एवं जनसंख्या का आदान प्रदान एक समझौते के द्वारा तय किया जाएगा। ठीक है। और जिन्ना ने इस राजगोपालाचारी फॉर्मूले को अस्वीकार कर दिया। उनके अनुसार इस योजना द्वारा मुसलमानों को एक अपूर्ण, अंगहीन और दीमक लगा हुआ पाकिस्तान मिलना था, जो जिन्ना को स्वीकार नहीं था। अब समय और आगे बढ़ेगा और आएगी बेबल योजना। बेबल योजना में प्रस्तावित संवैधानिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पहला स्टेटमेंट है, इसमें वायसराय की कार्यकारी परिषद के पुनर्गठन का प्रस्ताव किया गया, जिसमें कहा गया कि गवर्नर जनरल तथा प्रधान सेनापति के अतिरिक्त सभी सदस्य भारतीय होंगे। और इस योजना के अंतर्गत कार्यकारी परिषद में सवर्ण हिंदुओं तथा मुसलमानों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में सुनिश्चित किया जाएगा। बेबल योजना 1945 के संदर्भ में पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला गलत है, क्योंकि सवर्ण हिंदुओं और मुसलमानों का जो बराबर था, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जनसंख्या के अनुपात में, तो गलत है डी, दूसरा वाला स्टेटमेंट। तो डी तो हो नहीं सकता, बी भी नहीं हो सकता, केवल ए इसका आंसर होगा। तो कथन दो सही नहीं है, क्योंकि बेबल योजना 1945 में यह प्रस्ताव रखा गया कि कार्यकारी परिषद में सवर्ण हिंदू और मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, न कि उनकी जनसंख्या के आधार पर। और इन प्रावधानों के अतिरिक्त यह भी कहा गया कि गवर्नर जनरल को अपनी कार्यकारी परिषद के निर्णय को बदलने का अधिकार होगा, परंतु इस शक्ति का अकारण प्रयोग नहीं करेगा वो। कार्यकारी परिषद के गठन को लेकर विवाद खड़ा हो गया। अनुसूचित जाति के नेताओं ने पृथक नामांकन करने का अधिकार मांगा, जबकि जिन्ना ने मुसलमानों की सूची तैयार करने का अधिकार सिर्फ मुस्लिम लीग को देने की बात कही। अंततः यह प्रस्ताव असफल हो गया। ठीक है, बेबल योजना असफल हो गई। अब समय और आगे बढ़ेगा और आएगी कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार स्टेटमेंट है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। देखिए, भारत को पूर्ण स्वराज्य प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। कैबिनेट मिशन योजना, अभी तक तो डोमिनियन स्टेटस ही चल रहा था। पाकिस्तान की मांग को पूर्णतः व्यवहारिक मानते हुए भारत विभाजन की बात स्वीकार कर ली गई कैबिनेट मिशन योजना में। और इसमें कहा गया कि ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों को मिलकर एक संघ बने। प्रांतों को 3 वर्गों में बांटने की योजना बनाई गई। 3 वर्गों के प्रांतों के प्रतिनिधियों को अपने अपने वर्ग तथा प्रांत के लिए संविधान बनाने का अधिकार दिया गया। बिल्कुल ये बात सत्य है, कैबिनेट मिशन योजना पूर्ण स्वराज्य प्रदान करने की बात कर रही थी, लेकिन इसमें पाकिस्तान की मांग को पूर्णतः व्यवहारिक मानते हुए भारत विभाजन की मांग को जो है स्वीकार नहीं बल्कि अस्वीकार किया गया था। गलत है ये। और ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों को मिलकर एक संघ बनाने की बात की गई कैबिनेट मिशन योजना में। और प्रांतों को 3 वर्गों में बांटने की योजना बनाई गई। बिल्कुल सही है। और उन 3 वर्गों को या प्रांतों के लिए अलग अलग संविधान का अधिकार होगा। तो 134 इसका आंसर हो जाना चाहिए। 134 यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जहाँ जहाँ 2 है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। तो कथन 2 गलत है, क्योंकि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत पाकिस्तान की मांग को व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण अस्वीकार कर दिया गया था, न कि स्वीकार। कौन कौन सी थी वो कठिनाइयाँ? यह कहा गया कि पाकिस्तान बनने से उन अल्पसंख्यकों की समस्या जो मुसलमान नहीं है वह हल नहीं होगी। उनके अनुसार बंगाल, असम और पंजाब जैसे मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांतों को पाकिस्तान में सम्मिलित करने का कोई तर्क नहीं है। और क्या, पंजाब और बंगाल का बंटवारा करने से छोटा सा पाकिस्तान बनाने का कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है, इससे भारत की संचार और डाक तार व्यवस्था को हानि होगी तथा सेना को बांटना देश हित में नहीं होगा। ये कारण थे। देखिए, पाकिस्तान के 2 भागों की एक दूसरे से दूरी 700 मील की दूरी, पाकिस्तान के 2 भागों की एक दूसरे से 700 मील की दूरी उसके हित में नहीं होगी। और युद्ध तथा शांति की स्थिति में संचार व्यवस्था भारत के सद्भाव पर निर्भर होगी। वास्तव में ये सारे के सारे जो तर्क थे वो देश के बंटवारे के विरुद्ध थे और सही थे। ठीक है,
इस योजना में प्रांतों को 3 वर्गों में बांटने की योजना थी। वर्ग का, खा और गा। का वर्ग में बम्बई, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांत। वर्ग खा में पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और सिंध। और वर्ग गा में केवल असम और बंगाल। देखिए 3 वर्गों, ये जो 3 वर्ग थे, 3 वर्गों के प्रतिनिधियों को अपने अपने वर्ग तथा प्रांत के लिए संविधान बनाने का अधिकार था। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। अंत में है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। देखिए इसमें भारत का विभाजन भारतीय संघ एवं पाकिस्तान में करने का प्रस्ताव रखा गया। भारतीय संघ और पाकिस्तान में। इसके अंतर्गत देशी रियासतों को यह स्वतंत्रता दी गई कि वो भारत या पाकिस्तान में से किसी एक में सम्मिलित हो जाएं। उनके स्वतंत्र अस्तित्व का कोई विकल्प नहीं रखा गया। देखिए ये बात गलत है, यहीं एलिमिनेट कर देते हैं इसको। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत देशी रियासतों को स्वतंत्रता थी कि वो पाकिस्तान, भारत में जाएं या पाकिस्तान में जाएं, उनका मन, या वो स्वतंत्र भी रह सकती हैं। ठीक है, इसलिए गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट और पहला वाला सही है। तीसरा वाला क्या है, इसमें राज्यों की सीमा निश्चित करने से पूर्व पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह कराए जाने का प्रस्ताव रखा गया। ये सही है तीसरा। तो दूसरा वाला यहाँ गलत है, तो जहाँ जहाँ 2 है उसको कर दीजिए एलिमिनेट, केवल 1 और 3 सही होगा। तो कथन भी गलत है क्योंकि माउंटबेटन योजना के प्रस्ताव में यह कहा गया कि देशी रियासतों को यह स्वतंत्रता होगी कि वे भारत अथवा पाकिस्तान किसी के साथ भी सम्मिलित होने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि रियासतें इन दोनों में सम्मिलित नहीं होना चाहती तो वे अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी बनाए रख सकती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इस मिशन या योजना में कहा गया कि बंगाल और पंजाब में हिंदुओं तथा मुसलमान बहुसंख्यक जिलों के प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग अलग बैठक बुलाई जाए और उनमें से अगर कोई भी पक्ष प्रांत का विभाजन चाहेगा तो विभाजन कर दिया जाएगा। तो संवैधानिक विकास यहाँ 3 पार्ट में कंप्लीट हो चुका है। आगे के टेस्ट में इसके आगे की कहानी होगी। ठीक है, भारत की स्वतंत्रता तक हम देखेंगे। इन सभी टेस्ट का PDF प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके, यानी पेड टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगा PDF, उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। जितने भी टेस्ट आगे आएंगे प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहाँ पुराने टेस्ट का भी रिवीजन करते रहिए। और जो पेड ग्रुप से जुड़े हैं वो फुल टेस्ट सीरीज़ की प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।